बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सोल्व करते हैं। ये है जी क्वेश्चन आपके पास। इफ़ एक्स इज़ अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद म्यू 24 एंड सिग्मा 4, write down its probability density function, find the ordinate of its normal curve at x is equal to 21, also find its maximum ordinate। क्वेश्चन में वो कह रहा है जी, आपने सबसे पहले तो नॉर्मल का पीडीएफ लिखना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखना है जी। तो क्या होता है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा 2 पाई अंडर रूट ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर। ये इसका पीडीएफ है, लेकिन चूंकि उसने वैल्यूज दी है म्यू की भी, सिग्मा की भी, एक्स की, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे जी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा जो है वो आपके पास 4 है, 2 पाई अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा, e की पावर -1/2, x जो है वो 21 है, म्यू 24 है, सिग्मा जो है वो 4 है, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू पुट करके हमने इसका पीडीएफ निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिख दिया। उसके बाद वो कह रहा है जी, आपने क्या करना है जी, इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड करना है जब x आपके पास 21 है। यहाँ पे कोशिश करें कि सिर्फ x ही रहने दें। क्या करें? x ही रहने दें, बस म्यू की और सिग्मा की वैल्यू पुट कर दें। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में क्या करेंगे, पहले तो ये इसका पीडीएफ लिख लिया, फिर x की वैल्यू पुट नहीं करनी, सिर्फ म्यू और सिग्मा की वैल्यू आपने लिखनी है जी। तो म्यू 24 था, x एज इट इज आ गया, सिग्मा 4 था। उसके बाद वो कह रहे हैं जी, अगर x आपके पास 21 हो तो ऑर्डिनेट फाइंड करें। एक चीज आपने याद रखनी है, जब हम ऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो पीडीएफ को यूज करेंगे, जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी तो फिर हम फार्मूले यूज करेंगे। क्वेश्चन में बताया होगा कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है या ऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया कि ऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम पीडीएफ को यूज करेंगे, और अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो या एरिया फाइंड करना हो तो फिर हम फार्मूले यूज करेंगे। अब वो कह रहे हैं जी, अगर आपके पास x 21 है तो हम क्या लिखेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 21। इसमें आप वैल्यू पुट कर दें जी, f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा अब, 21, क्योंकि x इज इक्वल टू 21 है। 1/4 2 पाई अंडर रूट e की पावर -1/2, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 21 -24 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। अब इसको ये सिंप्लीफाई करना है, 1/4, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करना है और साथ ही उसका रूट भी ले लेना है। और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। 22 को डिवाइड किया 7 से, मल्टीप्लाई किया 2 से, और साथ ही मैंने इसका अंडर रूट भी ले लिया जी। तो ये आपके पास आ गया 2.5071 e की पावर -1/2। 21 में से 24 को करेंगे माइनस, तो -3 को कर देंगे 4 से डिवाइड, और फिर उसका कर देंगे स्केयर। और आपको पता है जब हम स्केयर करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। ये आंसर आ रहा है -3/4। -3 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्केयर कर देना है। वो हमारे पास आ रहा है जी 0.5625, लेकिन माइनस खत्म हो जाएगा इस स्केयर की वजह से। अच्छा जी, अब 4 को मल्टीप्लाई किया 2.5071 से, ये आपके पास आ गया जी 1/10.0284। अब इसको डिवाइड करवा देते हैं, 0.5625 को डिवाइड किया 2 से, तो ये e की पावर आ गई जी -0.2813। अच्छा जी, अब इसको 1 से डिवाइड करवाते हैं। 1 को डिवाइड किया 10.0
284 से। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 0.0997। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, आपने शिफ्ट दबानी है, उसके बाद लॉग, एक है LOG लॉग और एक है LN। तो आपने ये वाला दबाना है शिफ्ट दबाने के बाद, LOG नहीं दबाना। शिफ्ट दबा के जब मैंने LN दबाया तो मेरे पास ये E आ गया, उसके ऊपर लिख दिया -0.2813। ये आपके पास आंसर आ गया जी 0.7548। अब इन दोनों को करना है जी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 0.0997। तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है 0.0753। ये किस पे आ रहा है जी, ये हमने ऑर्डिनेट फाइंड किया जब x आपके पास क्या है 21। सबसे पहले उसने कहा था PDF लिखें, लिख के उसमें सिर्फ हमने म्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद उसने कहा कि अगर x 21 हो तो ऑर्डिनेट फाइंड करें। आगे उसने कहा था मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड करें। क्या करें, मैक्सिमम ऑर्डिनेट, और मैक्सिमम ऑर्डिनेट। अब मैक्सिमम ऑर्डिनेट क्या होता है, जहां पे x और म्यू दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाए वो मैक्सिमम ऑर्डिनेट बन जाता है। ये प्रॉपर्टीज में हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या लिखेंगे जी, x इज इक्वल टू 24। क्यों, क्योंकि म्यू और x की वैल्यू जहां पे इक्वल आ जाए वो मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है। तो क्योंकि हमारे पास म्यू की वैल्यू 24 है तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट के लिए x की वैल्यू भी 24 पुट करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, f ऑफ 24, इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें। 1 सिग्मा जो है वो आपके पास 4 है, 2 पाई अंडर रूट e की पावर -1/2। अब x की जगह पे 24, म्यू भी 24, सिग्मा जो है 4 और होल स्केयर। इस सारे को हमने सिंप्लीफाई किया था तो ये आंसर आया था जी 10.0284। अब आगे है e। हाँ जी, ये देखिए जरा, e की पावर -1/2, 24 - 24 0, ये हो जाएगा 0। 1 को जब 10 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.0997। और आपको पता है जी किसी ये सारा 0 हो जाएगा, किसी भी चीज की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो 0.0997 और e की पावर 0 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया। ये आपके पास आंसर आ गया जी 0.0997। लें ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, मैक्सिमम ऑर्डिनेट की। लें जी स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, जिसमें उसने कहा था जी आपने क्या करना है, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखना है, ऑर्डिनेट फाइंड करना है जब x आपके पास 21 हो, और मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहाँ पे होता है, जहाँ पे x और म्यू की वैल्यूज इक्वल हो जाए, उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो बी वो सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें जी, सपोज दैट ड्यूरिंग periods of transcendental meditation the reduction of a person's oxygen consumption is a random variable, have a normal distribution with mu 37.6 cc per minute and sigma 4.6 cc per minute. Find the probability that during a periods of transcendental meditation a person's oxygen will be reduced by at most 35, at least 44.5, anywhere from 30 to 40 per minute। उसने जी हमें म्यू भी दे दिया है, सिग्मा भी दे दिया है, और प्रोबेबिलिटी में जहां पे भी एट मोस्ट का लफज आएगा उसके लिए जो हम साइन यूज करेंगे वो लेस देन इक्वल टू, और एट लीस्ट के लिए जो साइन यूज होगा प्रोबेबिलिटी में वो ग्रेटर देन इक्वल टू, और एनीवेयर या बिटवीन के लिए 30 और 40 था तो x दरमियान में आएगा, पहली वैल्यू 30 है दूसरी 40 है। एरिया और प्रोबेबिलिटी दोनों का एक ही मतलब है। अच्छा जी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे पास है नॉर्मल। पता कैसे चला, उसने बता दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल है। दूसरा, इसमें जो रैंडम वेरिएबल है वो x है। 10.1 में जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे उसमें जो रैंडम वेरिएबल था वो z था।
अगर रैंडम वेरिएबल z होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल होगी, अगर रैंडम वेरिएबल x होगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास म्यू की वैल्यू 0 हो और सिग्मा की वैल्यू 1 हो तो फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल होगी। अगर म्यू और सिग्मा की वैल्यू 0 और 1 के अलावा कोई भी हो तो फिर वो स्टैंडर्ड नॉर्मल की बजाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इसमें देखिए म्यू और सिग्मा की वैल्यू 0 और 1 नहीं है, इसलिए ये आपके पास क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें जो वेरिएबल है वो भी x है, यहां से भी हमें पता चल गया। अब जी पहली प्रोबेबिलिटी थी एट मोस्ट। एट मोस्ट के लिए जो साइन यूज करेंगे लेस देन इक्वल टू का। जौन सी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है ना जी, वो आपने एज इट इज लिख लेनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 35, आगे इक्वल डाल के p एज इट इज लिख लेना है, उसके बाद ब्रैकेट। z हम बनाएंगे, z किसके इक्वल होता है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमने ये z बनाना है। ये z किसके इक्वल होता है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। ठीक है जी, हम लिखेंगे x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे है उठा के यहां पे लिख दें। ठीक है जी, x वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 35। म्यू माइनस एज इट इज म्यू, म्यू की वैल्यू क्या है 37.6 डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू 4.6। z बनाने के लिए क्या करेंगे, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, फिर आगे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अच्छा जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है लेस देन इक्वल टू माइनस 2.6 डिवाइडेड बाय 4.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू, करेंगे इसको डिवाइड 35 माइनस 37.6 डिवाइडेड बाय 4.6। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी माइनस 0.5652। इसको जी अब हमने जाके देखना है टेबल में। टेबल में आपको दिखा देता हूं। हाँ जी, ये आ गया आपके पास माइनस 0.5652। फार्मूला बन के देखें तो पहले वाला, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ a के। देयरफॉर z लेस देन माइनस 0.5652 इज इक्वल टू फाई ऑफ माइनस 0.5652। अच्छा, ये टेबल से वैल्यू भी हम देख सकते हैं और कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यू भी आप ये फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हर बच्चे के पास जो कैलकुलेटर होता है वो डिफरेंट होता है। तो स्टार्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से आप मुझसे ये पूछ सकते हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके कि सर अगर हमने टेबल में ये वैल्यू देखनी हो, सॉरी कैलकुलेटर से ये वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे करनी है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं टेबल दिखाना आपको दिखा देता हूं। टेबल के लिए हमारे पास 3 वैल्यू का होना जरूरी है जी। अगर 3 वैल्यूज नहीं होंगी तो फिर हम अपने पास से 2 जीरो लगा लेंगे। फर्ज की अगर 1 वैल्यू है तो 2 जीरो लगा लेंगे, अगर 2 वैल्यूज हैं तो फिर 1 जीरो लगाएंगे। अब हम क्या देखेंगे, माइनस 0.5 को 6 में जाके देखेंगे। टेबल नंबर है आपके पास 9, ये लिखा हुआ है जी, ये देखें स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये माइनस में भी वैल्यू है, आगे प्लस में भी है। तो हमने क्या करना है जी, माइनस 0.5 को 6 में देखना है। ये देखिए माइनस 0.5, इसको जाके 6 में देखा, ये देखें ये आंसर आ रहा है 0.28774, 0.28774। और ये प्रोबेबिलिटी हमने किसकी फाइंड की है जी, x लेस देन इक्वल टू 35। ये अभी फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की है जी। आगे है सेकंड वाली, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है उसको आपने एज इट इज लिख लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 44.5 इज इक्वल टू p एज इट इज। आगे हम बनाएंगे z। z क्या होता है जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे है उठा के अपने यहां पे लिख देना है। आगे x की वैल्यू पुट करनी है। x वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इस x की जगह पे क्या आ जाएगा 44.5 माइनस
म्यू, म्यू की वैल्यू है 37.6 डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा है आपके पास 4.6। एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये जी के इक्वल होता है, इसको माइनस कर लेते हैं। 44.5 में से माइनस किया 37.6, तो ये आपके पास आ गया जी 6.90 डिवाइडेड बाय 4.6। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यहाँ पे जो साइन है वो एज इट इज लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, जी ग्रेटर देन इक्वल टू। अब 6.90 को डिवाइड किया 4.6 से, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 1.5। अब देखें ये ग्रेटर वाला फार्मूला बन गया, क्या लिखेंगे, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 1 माइनस फाइव ऑफ ए के, देयरफॉर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.50। अब ए की जगह पे क्या लिखेंगे जी, फाइव ऑफ 1.50। अब इसको फिर जाके टेबल में देखेंगे जी, टेबल कौन सा, टेबल नंबर 9। 1.5 को जीरो में, प्लस वाली वैल्यू प्लस में देखनी है, माइनस वाली माइनस में देखनी है। तो ये देखें जरा, ये है आपके पास 1.5, इसको जाके जीरो में देखा तो ये आंसर आ गया 0.93319, 0.93319। अब इसको कर देते हैं जी 1 में से माइनस 1 माइनस 0.93319, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 0.07। और ये प्रोबेबिलिटी किसकी थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 44.5। ये था जी इसका सेकंड पार्ट। अब है लास्ट पे थर्ड पार्ट। इस आंसर से आपने कंफ्यूज नहीं होना, बुक पे आपका आ रहा है 0.0668, तो मैंने 2 डिजिट्स पे अपने कैलकुलेटर को फिक्स किया था, इसलिए ये आंसर 0.07 आ रहा है। तो आप क्या करें, अपने कैलकुलेटर को 4 डिजिट पे फिक्स कर लें, फिर आपके पास आंसर वही आएगा 0.0668। ये लें जी, अगर हम 2 डिजिट पे फिक्स करेंगे तो 1 इसमें ऐड होकर वो 0.7 हो जाएगा। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना जी, बुक वाला आंसर नहीं आ रहा। तो बुक वाला आंसर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने कैलकुलेटर को 4 डिजिट पे फिक्स कर लें। फिक्स करने का मतलब ये है कि आपके पास पॉइंट्स के बाद 4 वैल्यूज आनी चाहिए। अब थर्ड वाला देखें जी, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो आपने एज इट इज लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 30 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 40 इज इक्वल टू पी एज इट इज। अब जी आपके पास 2 वैल्यूज हैं, पहले हमारे पास सिंगल सिंगल थी, अब एक लेफ्ट साइड पे है एक राइट साइड पे है। अब हम जी दरमियान में बनाएंगे, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जब लेफ्ट साइड पे आएंगे तो एक्स की पहली वैल्यू यूज करेंगे, वो क्या है 30। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस म्यू, म्यू की जगह पे 37.6 डिवाइडेड बाय सिग्मा, उसकी जगह पे 4.6। जब राइट साइड पे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू सेकंड वाली लेंगे, वो है 40 माइनस 37.6 डिवाइडेड बाय 4.6 लें जी। पी 30 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 7.6 डिवाइडेड बाय 4.6। एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये जी के इक्वल होता है जी। अब 40 में से माइनस करते हैं 37.6 को, 40 माइनस 37.6, तो ये आपके पास आ रहा है जी 2.4 डिवाइडेड बाय 4.6। हाँ जी, अब 7.6 को डिवाइड किया 4.6 से, तो ये आपके पास आंसर आ गया माइनस 1.65 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 2.4 को डिवाइड किया 4.6 से, तो ये आपके पास आ गया जी 0.52। अब देखें जी ये वाला फार्मूला बन गया थर्ड वाला, 2 वैल्यूज आ गई, बिकॉज
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू बी, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, मतलब सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी में से फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे। ए की जगह पे है -1.65 और बी की जगह पे है 0.52। फाई ऑफ 0.52 माइनस फाई ऑफ -1.65, इसको अब हम देखेंगे जाके टेबल में। देखें जी इसको टेबल में, टेबल मैंने आपको बता दिया, टेबल नंबर आपने 9 यूज करना है। 0.5 को 2 में देखेंगे, प्लस वाली वैल्यू 0.5 को 2 में देखा तो ये आपके पास आ गया 0.69847 माइनस 1.6 को 5 में देखेंगे, -1.6 को जब 5 में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.04947। चलें जी, अब इसमें से इसको कर देते हैं माइनस 0.69847 में से माइनस किया 0.04947 को, ये आंसर आपके पास आ गया जी 0.6490। और ये प्रोबेबिलिटी किसकी थी जी? 30 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 40। लें जी स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सी पार्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। लेट x बी आ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल with mean mu 20 and sigma square 25. Find the area under the normal curve below 30, above 30, between 30 and 42. अच्छा जी, जब भी इस तरह ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज लिखी होंगी तो पहली वैल्यू म्यू की होगी और दूसरी जो है वो सिग्मा स्केयर की होगी। तो यहाँ से म्यू हमारे पास आ गया 20, सिग्मा स्केयर 25, तो सिग्मा हमारे पास आ जाएगा 5, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। बिलो 30 का मतलब क्या है? पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x लेस देन 30, दूसरी अबव 30 और तीसरी 30 और 42 के बिटवीन में। जो भी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है ना जी, वो आपने एज इट इज लिख लेनी है, x लेस देन 30, आगे p एज इट इज। उसके बाद हम बनाते हैं z जो है ये इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, मतलब x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे है उठा के यहां पे लिख देना है। x क्या होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जी? 30 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू है आपके पास 20, डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू है आपके पास 5। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है। 30 माइनस 20 10 डिवाइडेड बाय 5, तो z जो है ये आपके पास आ गया जी लेस देन 2। ये देखें पहले वाला फार्मूला बन गया। क्या है जी फार्मूला? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के। देयरफॉर z हमारे पास a जो है वो क्या आ रहा है 2, इक्वल टू का साइन ना भी डालें तभी फर्क नहीं पड़ता, डाल देंगे तभी कोई इशू नहीं है। तो फाई ऑफ ए, अब इसको जाके हमें देखना है टेबल में। टेबल में कैसे देखेंगे? 2.0 को 0 में टेबल नंबर 9, अब आपको बार बार बता रहा हूं, जो मेरे पास बुक है उसमें टेबल नंबर कौन सा है? 9, ऊपर लिखा भी हुआ है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखें जी, ये आपके पास आ गया 2.0 को 0 में जाके देखा तो ये आंसर आ गया 0.97725, 0.97725। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की है जी? बिलो 30, मतलब x लेस देन 30 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये आ गई जी। दूसरा है अबव 30, जो भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको एज इट इज लिख लेना है, x ग्रेटर देन 30, p एज इट इज। आगे फिर z बनाएंगे, z क्या होता है? x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे लिखा उठा के यहां पे एज इट इज लिख दें। x वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, वो है 30, म्यू वो है आपके पास 20, सिग्मा जो है वो आपके पास 5।
एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये जी के इक्वल, इसको सोल्व किया तो ये आंसर आ गया आपके पास 2। अब ये सेकंड वाला फार्मूला बन गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 1 माइनस फाइव ऑफ ए के, देयरफॉर जी ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास जो है वो आ रहा है 2, तो 1 माइनस फाइव ऑफ 2, 1 माइनस 2 की प्रोबेबिलिटी अभी हम देख के आए हैं, ये है 0.97725। इसको जी 1 में से कर देते हैं माइनस 1 माइनस 0.97725, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 0.0228। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट की है जी, x ग्रेटर देन 30 की, ये नहीं जी। अब तीसरी है हमारे पास 30 और 42 के दरमियान में, प्रोबेबिलिटी ऑफ 30 लेस देन x लेस देन 42। अब चूंकि दो वैल्यू ना जी हम दरमियान में बनाएंगे, मतलब x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जब लेफ्ट साइड पे आएंगे तो x की पहली वैल्यू यूज करेंगे वो है 30 माइनस म्यू 20 सिग्मा 5। जब राइट साइड पे जाएंगे तो x की दूसरी वैल्यू यूज करेंगे वो है 42 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5। 30 माइनस 20 10 ओवर 5 लेस देन x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल, ये आपके पास आ गया जी 22 ओवर 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ओवर 5 टू लेस देन z 22 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 4.4। अब देखें ये वाला फार्मूला बन गया हमारा थर्ड वाला, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू बी, ये इक्वल होता है जी 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए, देयरफॉर हमारे पास ए की जगह पे है जी 2 और बी की जगह पे है जी 4.40, 5 ऑफ 4.40 माइनस 5 ऑफ 2। हाँ जी, इसको टेबल में जाके देखते हैं, टेबल नंबर कौन सा 9। 4.4 को 0 में देखा, ये आपके पास आंसर आ रहा है जी 0.999 माइनस 2 पे हमारे पास आ रहा था जी 0.97725। अब इसको कर देते हैं जी माइनस 0.99 में से माइनस किया 0.97725 को, तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 0.0227। और ये प्रोबेबिलिटी किसकी थी, 30 से 42 के दरमियान। ले जी स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के सी का थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स आज के लिए मेरा यही काम है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।